हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमा शंकर प्रजापति, आप लोगों द प्राइम क्लासेस में मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हिंदी की क्लासेस चल रहे हैं और हिंदी क्लासेस में मैं जो पिछले वीडियो आप लोगों को दिया हूं वो जो है कि व्यंजन संधि का है। उसमें कुछ नियम चल रहे थे, उस नियम को आप लोग समझ गए होंगे, मुझे विश्वास है। आगे कुछ से और 2 पॉइंट्स जो है कि आपका व्यंजन संधि में बचा है, उसको आज मैं बता दे रहा हूँ और इसके साथ साथ आज हम लोग विसर्ग संधि के बारे में भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों को जो आज संधि है वो आज कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लग रहा है, एक सब्जेक्ट का 2-3 क्लास 4 क्लास हो रहे हैं, तो कुछ ऐसे क्लासेस हैं जो उसमें लगता है टाइम। जैसे वर्णमाला है तो वर्णमाला को समझने के लिए टाइम लगेगा, संधि है संधि के लिए टाइम लगेगा, समास है उसमें कुछ टाइम जाएगा। अब आप कहोगे पर्यायवाची में, अब विलोम में, मुहावरा, तो ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, 1 दिन 2 दिन की क्लासेस में समाप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। बहुत बड़ा चीज नहीं है सिलेबस, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग संधि में जो है हम लोग व्यंजन संधि पढ़ रहे थे और व्यंजन संधि में कुछ नियम जो मैं बताया था, आप लोगों नियम न संबंधित तक मैं बता दिया था। इसके बाद आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हमारा जो होगा म संबंधित नियम होगा। क्या होगा? म संबंधित नियम होगा, यानी म जहां पे होता है पूर्व पद के अंतिम वर्ण का, तो जब उसके साथ कोई व्यंजन या स्वर जुड़ता है तो किस रूप में परिवर्तित होता है, ये चीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ने से पहले आप लोग जो लोग वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और कृपया करके मैं आग्रह करता हूं, कोटि कोटि आपसे हजारों लाखों करोड़ों बार निवेदन करता हूं कि कम से कम एक बार तो आप शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल ऊंचा रहे और आप लोगों हम लोग पढ़ाते रहें और आप लोग उससे रोज मिलते रहें, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पॉइंट पे। तो हमको कौन सा पढ़ना है भाई? हमको आज पढ़ना है म संबंधित नियम। क्या भाई? म संबंधित नियम। म संबंधित नियम, ध्यान दीजिएगा, म संबंधित नियम है, ये क्या है इस नियम को समझिएगा। जो हमारे ये पॉइंट्स है, म संबंधित नियम का मतलब ये है कि जब किसी भी संधि में जब हमारा पूर्व पद का अंतिम अक्षर क्या हो, आधा म हो। व्यंजन संधि में यही होता है ना, हमेशा आधा म होता है ना, पूर्व पद का अंतिम वर्ड यही होता है ना। इसके बाद समझ रहे हैं ना, इसके बाद यदि अस्पर्श व्यंजन हो, अस्पर्श व्यंजन, अस्पर्श व्यंजन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। कितने? 25 वर्ड हैं ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है ना। ये जितने हैं 25 वर्ड है, अर्थात हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं म के बाद, ठीक है ना, म के बाद हमारा क आ जाए, ख आ जाए, ग आ जाए, मतलब जो म तक है, क से लेके म तक कोई भी वर्ड आ जाए तो उससे जो हमारा होगा वो होता है पंचमाक्षर होता है। क्या होता है? पंचमाक्षर। क्या होता है? पंचमाक्षर होता है। और पंचमाक्षर मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? प्रत्येक वर्ड का 5वां वर्ड होता है। अगर मान लीजिए, समझ लीजिए मेरी बात, समझ लीजिएगा, पहले म आया हो, इसके बाद में एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए ग आया हो ना, तो ग आया हो तो पंचमाक्षर मतलब क्या हो जाएगा? म किस में चेंज होगा? अंगा में चेंज होगा ना, अंगा में चेंज होगा ना। लेकिन एक चीज, थोड़ी सी बात है, इसको मैं बता देना चाहता हूं, उस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, जैसे एग्जांपल मैं कह दिया सम धन गम, सम धन गम, हम लोग लिखते क्या है, इसका शुद्ध अर्थ हो जाएगा संगम ना, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आजकल जो हिंदी में प्रयुक्त हो रहा है, पंचमा अक्षर जो है वो उसका प्रयोग किया जा रहा है, अनुस्वार में प्रयोग किया जा रहा है। समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको हम संगम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं, बात एक ही है। लेकिन आजकल जो हिंदी में है वो जो है पंचमाक्षर को किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो आप लोग जानते हैं ना किस में कर दिया गया है? अनुस्वार में कर दिया गया है। किसमें? अनुस्वार में। इसलिए आजकल की भाषा में सम धन गम को हम लोग संगम पढ़ेंगे, लेकिन शुद्ध तो यही है, संस्कृत भाषा के अकॉर्डिंग देखा संगम ना, जहां पे मिल होता है, संगम, ठीक है ना। अब इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कर रहा हूं। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, म के बाद स्पर्श व्यंजन आए
और जब स्पर्श व्यंजन आएगा तो उसके किस में कन्वर्ट होता है, पंचमाक्षर में कन्वर्ट होता है, नियम के अकॉर्डिंग। लेकिन आजकल जो है ना, जो हमारा पंचमाक्षर के स्थान पर हम लोग अनुस्वार का प्रयोग करते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग जो शुद्ध भाषा आपको मिलेगी यही मिलेगी क्वेश्चन में, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन दूसरा का ये बनता है कि कहाँ पे पंचमाक्षर, कौन सा पंचमाक्षर होगा। तो इसमें आप परेशान मत होइएगा, ध्यान दीजिएगा कि कौन से वर्ग का है। अब ग कौन सा वर्ग का भाई, क वर्ग का है ना, ग कौन सा वर्ग का, क वर्ग का। तो क का अंतिम अक्षर क्या होता है, अदंगा होता है ना, अंगा होता है ना भाई। तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा अंगा, तो इसलिए संगम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। तो एक दो एग्जांपल और मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग उसको समझ लीजिए। जैसे मैं कर दिया समधन गति, समधन गति, तो अब यहां पे हम लिख सकते हैं संगति। बस कुछ नहीं करना, अंक की मात्रा लगाना भाई, अनुस्वार में है, ठीक है ना। क्या करना है, अंक की मात्रा लगाना है, क्योंकि इसका तो शुद्ध यही है, बट इसका आजकल प्रयोग हिंदी में नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो जो प्रयोग हो रहा है उसी के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। अगला एक एग्जाम्पल है, जैसे मैं आप लोगों से कह दिया, ठीक है ना, समधन चय, समधन चय, तो यहां पे तो या होना चाहिए ना, क्योंकि च है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं संचय। क्या लिख सकते हैं, संचय, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग मुझे विश्वास है समझ गए होंगे। म संबंधित नियम, ठीक है ना। और म संबंधी में एक पहला नियम था, ठीक है ना। म संबंधी में और नियम है, समझिएगा। आपको थोड़ा लंबा लग रहा होगा, थोड़ा जो लोग नहीं पढ़े हैं थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन जानते हैं ना, कड़वी चीज ही सत्य होती है। अर्थात समझने में आपको दिक्कत होगी थोड़ा सा, क्योंकि जो लोग नहीं पढ़े होंगे, ये बहुत डीपली में जाकर थोड़ा पढ़ा रहा हूं, ताकि कोई भी एग्जाम्पल हो, टेट हो, सुपर टेट हो, चाहे कोई बड़े से बड़े आप एग्जाम दे रहे हैं, तो इससे क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं। तो थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य में ही क्या होती है, कहते हैं ना, आप जब किसी चीज का प्रतीक्षा करेंगे तो उसका फल मीठा होता है, यानी इंतजार करना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, और अच्छे से मेहनत करिए। ये नहीं कि मैं ऊपरी लेवल से एक एक पढ़ाते चला गया, पता चला नहीं कोई थोड़ा डीप जाके क्वेश्चन कर दिया तो आप नहीं कर पाए, तो कहेंगे सर कैसे पढ़ाए थे, समझ में, ये तो सर पढ़ाए ही नहीं थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस चीज को ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, समझ लीजिए, ठीक है ना। नहीं तो मैं भी चाहता था 2 दिन में खत्म कर दिया होता, लेकिन क्या उससे मतलब कोई फायदा नहीं है। आपको अच्छे से पूर्ण रूप से ज्ञान चाहिए, अधूरा जैसे कहावत है कि ना, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी अधूरा ज्ञान वाला जो है कि बहुत लोग कूदते हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं करना, हम लोगों को गंभीर बनना है, ठीक है ना। पूरा ज्ञान लेना है, आधे से काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए दूसरा का नियम हम लोग देखते हैं। दूसरा का नियम में है कि जब म, ठीक है ना, म के बाद अंतस्थ व्यंजन हो, अंतस्थ तो समझ ही गए होंगे ना, य लव, समझ गए ना, ठीक है ना। म के बाद अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन हो, ठीक है ना, और क्या हो, उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजन भी समझ गए होंगे आप लोग। जब होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अनुस्वार में हो जाता है। ये डायरेक्ट अनुस्वार में होता है, जबकि पहला वाला पंचमाक्षर में होता था, और लेकिन उसका जो है कि हम लोग अनुस्वार में ही प्रयोग करते हैं, लेकिन समझना, जानकारी तो जरूरी है ना। तो म के बाद अगर अंतस्थ व्यंजन आया, उसमें व्यंजन आया हो, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अनुस्वार में जो है कि कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं, जैसे समधन योग ना, समधन योग, आप बता दो क्या हो जाएगा भाई। यहाँ यह है तो यह किसके अंतस्थ के अंतर्गत आता है कि नहीं आता, आता है ना। तो समझ लाओ कि क्या हो जाएगा, मात्रा किसकी लगेगी, अंक की लगेगी। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, संयोग। क्या लिख सकते हैं, संयोग। बात समझ गए ना। अगला एग्जांपल आप लोगों को मैं दे रहा हूं, जैसे मैं कह दिया समधन, ठीक है ना, समधन लाभ, समधन लाभ, क्या हो जाएगा, सन लाभ, ठीक है ना। ये चीज समझ गए आप लोग। एक चीज और है, जैसे मैं कह दूं समधन सार, समधन सार, तो क्या हो जाएगा, संसार। यही होगा ना भाई, यही होगा। तो आप लोग इसका दूसरा का नियम भी समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, कुछ एक तीसरा का पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। तीसरा का पॉइंट हमारे पास क्या है, वो म संबंधित नियम का तीसरा का पॉइंट है कि जब हमारे पास ना, ठीक है ना,
जब हमारे पास म के बाद म आता है, यहाँ था म के बाद म आए तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, म आधा म ही होता है, अर्थात तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना, जैसे जैसे मैं कह दूं सम धन मान, सम धन मान क्या हो जाएगा भाई, स है कोई परिवर्तन नहीं होगा तो आधा म हो गया, फिर मान जुड़ जाएगा सम्मान। ये भी चीज समझ गए होंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। जैसे सम धन मति सम्मति। ठीक है ना, अब हम लोग आते हैं, आप लोगों का व्यंजन संधि समाप्त हो गया। अब हम लोग किसके बारे में आएंगे, विसर्ग संधि के बारे में आएंगे, जो हम लोगों का तीसरा पॉइंट था। स्व संधि हो गया, विसर्ग व्यंजन संधि हो गया। अब हमारा तीसरा पॉइंट है कौन सा, विसर्ग संधि। ठीक है ना, अब विसर्ग संधि क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी परिभाषा समझ लीजिए। आप विसर्ग संधि कहते किसे हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा बहुत रटा नहीं रहा, आप लोगों को थोड़े से समझा रहा हूं। विसर्ग के बाद अगर स्वर और व्यंजन आए तो उससे जो परिवर्तन होता है उसी का नाम देते हैं विसर्ग संधि। एक बार फिर ध्यान दीजिए कि क्या, जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो जो विकार होता है अर्थात परिवर्तन होता है उसी को हम लोग नाम देते हैं कौन सा, विसर्ग संधि का नाम। अर्थात दूसरी भाषा में आप लोग लिख सकते हैं, दूसरी भाषा में लिख सकते हैं हम लोग जैसे विसर्ग, ठीक है ना, विसर्ग प्लस ब्रैकेट में स्वर प्लस व्यंजन बराबर विसर्ग। समझ गए ना परिभाषा, ये समझ लो एक तरह से, एक बहुत छोटे से ट्रिक की तरह से आप समझ रहे हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ जाए तो जो उसमें परिवर्तन होता है या विकार में परिवर्तन होता है उसी को हम नाम देते हैं विसर्ग संधि। समझ गए, देखो परिभाषा आपकी है, समझना है बहुत जरूरी। ठीक है ना, अब विसर्ग संधि में नियम से बहुत से हैं, लेकिन आप जानिए विसर्ग संधि का मतलब हो गया कि जब इस संधि में डबल बिंदी मिलेगा, जैसे अनुस्वार विसर्ग में जब स्वर वर्णमाला पढ़ा रहा था ना तो आपको बताया था विसर्ग क्या सिंबल होता है, तो मैं बताया था डबल बिंदी इस तरह से आपको मिलेगा। तो जहां भी संधि में इस तरह से दिख गया तो आप लोग समझ जाइए कि कौन सी है विसर्ग संधि है, तो आपकी मूल पहचान है। लेकिन इसमें आपको आते हैं एक चीज और है, विसर्ग का ओ हो जाता है, कहीं कहीं क्या होता है विसर्ग का ओ हो जाता है, तो लिख लीजिएगा विसर्ग का ओ हो जाना। क्या है, विसर्ग का ओ होना। कब ओ हो जाता है विसर्ग, ये चीज ध्यान देना है, तो लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, विसर्ग के बाद ना लिख लीजिएगा फार्मूला, इसका फार्मूला है भाई, इसको समझ लीजिएगा। विसर्ग है ना, विसर्ग के बाद ना अगर अ, समझिएगा अ, ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ड, तीसरा प्लस चौथा प्लस पांचवा, ठीक है ना, तीसरा चौथा पांचवा और अंतस्थ, अंतस्थ, ठीक है ना, इसके बाद अंतस्थ के बाद हो, ठीक है ना, हो, कोई भी आया हो तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। पर पहला नियम समझ लीजिए, विसर्ग है, विसर्ग के बाद ना, जैसे अभी बता दे रहे हैं एग्जांपल जब बताएंगे समझ, विसर्ग है, विसर्ग के बाद अगर अ आया हो, चाहे किसी वर्ड का तीसरा अक्षर आया हो, वर्ड का चौथा आया हो, पांचवा आया हो, चाहे अंतस्थ आया हो, चाहे ह आया हो, अगर ए आया हो तो ये सब मिलके क्या हो जाते हैं, अंतस्थ किस में परिवर्तित हो जाता है, ओ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मैं कह दिया आपको एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जैसे मैं कह दिया आपसे, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं कह दिया मन धन अनुकूल, मन धन अनुकूल, अब बताइए यहां पे क्या विसर्ग है ना, विसर्ग है ना, अब विसर्ग के बाद क्या आ गया अ, तो आपके एग्जाम्पल में दिया गया ना अ, तो जब अ आ जाएगा तो न पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास मनोकूल, मनो, ठीक है ना, क्या हो जाएगा मनोनुकूल, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये चीज समझ गए ना बात को। अब देखिए जैसे आप लोग टेंस वगैरह पढ़ते हैं ना अंग्रेजी में, तो उसके नियम होते हैं ना, कब कौन से वर्ड लगेगा, कब क्या
कि एडजेक्टिव क्या लगेगा, आईएनजी क्या कैसे लगेगा, सब नियम होते हैं ना मैं इंग्लिश में। उसी प्रकार से ये भी समझ लो कि मुझे याद करना है। अब तो मैं बहुत लंबा परिभाषा याद नहीं करा रहा हूँ। अब तीसरा चौथा पांचवा वर्ड है अ, अंतस्थ है और है, ठीक है ना। अगर ये सब कोई भी आ जाता है तो ओ हो जाएगा, बस इतना ध्यान देना है ना। तो उसी प्रकार से देखिए, जैसे मैं कह दिया तप धन बल ना, तप धन बल। अब प है ना, अब प आ गया, ठीक है, विसर्ग है, ब कौथे बदल, ब कौथे तीसरा का वर्ण होता है ना, प फ ब, प वर्ग का तीसरा का होता है ना। तो ब आ गया तो मैं क्या करा, तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए, पांचवा कोई आ जाए, तो जब उसके साथ आता है तो इसमें क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा लग जाएगी, अर्थात हो जाएगा तपो बल, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, तपो बल हो जाएगा। बात समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद इसी प्रकार से एक एग्जांपल और मैं दे रहा हूं, जैसे मन धन योग, मन धन योग क्या हो जाएगा। अब देख रहे हैं योग अंतस्थ में आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है, तो हम लिख सकते हैं मनो योग, ठीक है ना, मनो योग लिख सकते हैं। बात समझ गए ना। तो आप लोगों का ये जो है विसर्ग का ओ हो जाना, विसर्ग संधि का पहला नियम आप लोग अब पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास आता है दूसरा का नियम, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा दूसरा का नियम में क्या है। दूसरा का नियम आपके पास है विसर्ग का र होना, ठीक है ना। क्या है भाई, विसर्ग का आधा र होना। देखिए जहां पे विसर्ग होगा वहां पे क्या हो जाएगा, आधा र हो जाएगा। तो इसका भी आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिएगा ना। अगर विसर्ग के पहले, ठीक है ना, अगर विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर, क्या भाई, अ और आ को छोड़कर, दूसरी की भाषा में समझिएगा, छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, यानी अ आ छोड़ दीजिए, या दूसरी की भाषा में हम लिख सकते हैं क्या, छोटी ई छोटा ऊ, बड़ा बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ए ओ औ लिख सकते हैं ना। तो उतना लिखने से बढ़िया कि हम लिख दें अ आ को छोड़कर, ठीक है ना, ठीक है ना। विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर अगर आ बाद में, ठीक है ना, ये पूर्व पद में क्या होना चाहिए, अ आ को छोड़कर, और उत्तर पद में क्या होना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए क्या क्या, तो लिख लीजिएगा अ आ, उत्तर पद में क्या होना चाहिए, आ छोटा ऊ बड़ा ऊ, ठीक है ना, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, पांचवा वर्ड और अंतस्थ, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ड, चौथा, पांचवा, अंतस्थ। ध्यान दीजिएगा सेम टू सेम वही चल रहा है, अंतस्थ। यहां मैं लिख दे रहा हूं नीचे अंतस्थ, ठीक है ना। जब आएगा, ठीक है ना, जब अंतस्थ आएगा तो क्या हो जाएगा, आधा र हो जाएगा। बात समझ गए ना। यानी अ आ को छोड़कर, यानी कोई भी मतलब इसमें विसर्ग संधि है, उसमें जो है क्या है, विसर्ग के पहले ना अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर आया हो ना, और उसके बाद जो है आया हो, चाहे छोटा ऊ, चाहे बड़ा ऊ, चाहे तीसरा वर्ड, चाहे चौथा वर्ड, चाहे पांचवा वर्ड, चाहे अंतस्थ, तो वो क्या हो जाता है, आधा र में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, तो आप लोग एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा कैसे है। जैसे मैं कह दिया नि धन धन, निह धन, निह धन। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, नि है, तो अब देखो यहां पे विसर्ग के पहले कौन सी मात्रा भाई, छोटी ई है कि नहीं है। मैं क्या कहा था कि अ आ को छोड़कर कोई भी आ जाए, तो देखो यहाँ पे कोई अ आ तो है नहीं ना, छोटी की है ना विसर्ग के पहले, तो यहाँ पे छोटी की है। इसके बाद में कहा था क्या आना चाहिए, तीसरा वर्ड आ जाए, अ आ छोटा अ आ जाए, ठीक है ना, छोटा ऊ आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, तीसरा चौथा पांचवा वर्ड में से कोई आ जाए, तो ध कौन सा, त थ द ध चौथा होता है ना, तो चौथा वर्ड इसमें तो लिखा ही है। मैं कहा तीसरा चौथा पांचवा में से कोई आ जाए, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अभी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आधा रन हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, निर्धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्धन, नि धन धन बराबर निर्धन। एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, जैसे मैं कह दूं नि धन बल, नि धन बल। अब ब का स्थान होता है, कौन सा वर्ड होता है आप लोग पता है,
ब कौन सा होता है, आप लोग काउंट करिए, क्योंकि हर चीज तो आप लोग भी थोड़ा दिमाग दौड़ाइए, ठीक है ना। प फ ब, ठीक है ना। तो ब का तीसरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब छोटी ई यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा, मैं कहा था यही भी कंडीशन आपको दिया गया था, ठीक है ना, कि और आ को छोड़कर तो छोटी ई है तो इसमें कोई फॉलो तो हो नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, निर्बल, क्या हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग इसको समझ गए होंगे। जैसे मैं कह दी, अगर एक क्वेश्चन और मैं कह दी, आशी धनबाद, आशी धनवाद, ध्यान दीजिएगा, आशी धनवाद में आप इसका जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं विसर्ग है, विसर्ग के पहले तो बड़ी ही है ना, तो चलेगा काम। फिर वो आया है, वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा पास यहाँ पे उड़वा हो जाएगा ना आधा आधा, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा आशीर्वाद, ठीक है ना। और आशीर्वाद, और एक क्वेश्चन दिमाग में याद होगा कि द लगेगा किस पे, तो उत्तर पद का जो पहला वर्ड होगा उसी पे उड़ा हुआ द लगेगा। देखिए यहाँ पे ध पे भी लगा है, यहाँ पे ब लगा है, यहाँ पे व पे लगा है, ठीक है ना। ये शुद्ध वर्तनी भी कभी कल पूछ देता है कि आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, पता चलेगा इस पे लगा देगा तो गलत होता है, ठीक है ना। ये चीज समझ गए होंगे आप लोग बात। अगला आता है विसर्ग का, हमारा तीसरा नंबर है, ठीक है ना। तीसरा का पॉइंट हम लोग देखते हैं, तीसरा का पॉइंट क्या है, ये समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरह से। तीसरा का पॉइंट है हमारा विसर्ग का बड़ा सा होना। क्या है, विसर्ग का बड़ा सा होना, ठीक है ना। विसर्ग है वो किस में चेंज हो जाता है, बड़ा सा में चेंज होता है ना, में परिवर्तित होना, ठीक है ना, में परिवर्तन, ठीक है ना। समझिए इसका नियम क्या है, कैसे है। तो जब देखिए विसर्ग के पहले, ठीक है ना, ठीक है ना, विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, कोई भी स्वर हो ना, लिख सकते हैं विसर्ग के पहले स्वर। इसका मतलब समझ गए ना, वो चाहे कोई स्वर हो, स्वर तो आप लोग बताया गया नहीं 11 थे, कोई भी हो सकता है, इसमें किसी का कोई बांड नहीं है, कौन सा रहेगा कौन सा नहीं रहेगा। तो विसर्ग के पहले अगर स्वर है और उसके बाद च आया हो, छ आया हो और स आया हो, ठीक है ना। क्या आया, च छ और बड़ा स आया हो तो क्या हो जाएगा, आधा बड़ा स हो जाएगा। ये भी फार्मूला याद कर लीजिए आप लोग। देखो कितनी इजी तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। फार्मूला जैसे मैथ का फार्मूला या टेंस का कोई फार्मूला रहते हैं, अगर फार्मूला याद है तो देखो याद नहीं करना कुछ भी। आप जानते हैं विसर्ग के पहले कोई स्वर आ गया हो तो उसके बाद च छ और बड़ा स आया तो आधा छ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मैं कह दिया निधन छल, क्या भाई, निधन छल, एग्जाम्पल समझिएगा। अब बता दो छ आ गया कि नहीं आ गया, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा सा होगा, वो कौन सा होगा, आधा होगा। तो हम देखो विसर्ग के पहले कौन सा है, स्वर है कि नहीं, कौन सा स्वर है, छोटी ई है, तो कोई भी आ जाए यहाँ पे स्वर, कोई भी आए उससे मतलब नहीं है। तो हमारे पास हो जाएगा निश्चल, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आधा स क्या करेगा, जुड़ जाएगा, ठीक है ना। एक और है जैसे तुम अगर दूधन चरित, दूधन चरित्र, अब ध्यान दीजिएगा दो है तो छोटा हुआ है तो स्वर से मतलब है नहीं, हमारा वही रहेगा। तो हमारे पास हो जाएगा दुश्चरित, क्या हो जाएगा, दुश्चरित। समझ गए ना बात को। तो इस प्रकार से आप लोग मुझे समझ में मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे तीसरा का नियम। और इसके बाद हमारा जो अगला नियम है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगला नियम है हमारा कि विसर्ग का मूर्धन्य वाला स होना, ठीक है ना। क्या है, हम बताया था विसर्ग का थोड़ा वाला स होना, ठीक है ना। तो हमारा जो चौथा पॉइंट है विसर्ग का, विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, मूर्धन्य वाले स में हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज में परिवर्तन है, समझ रहे हैं ना। आप तो बोल तो नहीं ना हो रहे हैं लोग, ठीक है। थोड़ा एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। ये जानते हैं ना इसका नाम है हिंदी। हिंदी में मायने रखता है बहुत छोटी छोटी बिंदी, इसे ध्यान रखिएगा। हिंदी में मायने रखता है कि बिंदी, अगर कहीं बिंदी को परिवर्तन हो गया तो जैसे चीता का चिंता, बिंदी मायने आज को बदल दिया ना। तो हिंदी ये बहुत समझ के पढ़नी है, इसमें बहुत से अपवाद भी है। जैसे हिंदी तो ये भी मानता है ना जल और पानी को अंतर कर देता है। आप लोग कभी ध्यान से जानते हैं जल और पानी को भी हिंदी अलग कर देता है। तो आप लोग इतने परेशान मत होइए, जानते हैं क्यों, कैसे,
देखिए जल जो होता है, जब हम पूजा पाठ करने जाते हैं तो हम बोलते हैं भोले बाबा को जल देने जा रहे हैं, यानी शुद्ध जल शब्द है जल। समझ रहे हैं, शुभ कार्यों में हम जल का प्रयोग करते हैं। भोले बाबा को जल चढ़ाने जा रहे हैं, दुर्गा माता को जल देने जा रहे हैं। लेकिन वही कंडीशन पे अगर हमारे घर किसी का देहांत हुआ होता है तो लोग क्या कहते हैं, क्रियाक्रम के लिए कहते हैं हम पानी देने जा रहे हैं ना, पानी देने जा रहे हैं। अब वहां नहीं कोई कहता कि मैं जल देने जा रहा हूं, पानी देने जा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं देखो शुद्ध शब्द जल हो गया और शुद्ध शब्द पानी हो गया। तो अर्थों के आधार पर जब जल और पानी को हिंदी डिवाइड कर सकता है तो सोचिए हिंदी में कितने अपवाद होंगे, कितनी कितनी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, हमको समझना जरूरी है। बात समझ गए ना? तो हिंदी में बिंदी भी मायने रखती है और एक ही चीज को अर्थ भी बदल देता है। ठीक है ना? हमको तो जल और पानी में अंतर नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं बता दिया ना, जल हमेशा शुद्ध कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है और पानी जो है हमेशा अशुद्ध कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये चीज आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है ना? तो चलिए आप लोग थोड़ा सा दिमाग भी फ्रेश हो गया होगा, इस चीज को अच्छी जानकारी भी मिल गई होगी। तो आगे आते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको आज समाप्त कर दें आप लोगों को, तो आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है ना? तो आगे हमारा जो है विसर्ग के बाद जो किसमें मूर्धन्य वाला स में परिवर्तन होता है, तो इसका फॉर्मूला है विसर्ग के पहले। ठीक है ना? क्या है? विसर्ग के पहले अगर, ठीक है ना, छोटी ई छोटा ऊ, छोटी ई छोटा ऊ, क ख ट, क ख ट, ठीक है ना, ठ प फ, ठ प फ, ठीक है ना, अगर आया हो तो किस में बदल जाएगा? ठीक है ना, मूर्धन्य वाला श में बदल जाएगा। ठीक है ना? अगर विसर्ग के पहले, ठीक है ना, एक क्या चीज आया हो आपका, देखिए छोटी छोटा ऊ, क ख ट ठ प फ, अथा समझिएगा। ठीक है ना? ये छोटी ई छोटा ऊ तो स्वर से है और एक वर्ण का पहला दूसरा, मतलब क वर्ग का पहला दूसरा है, और देखिए च वर्ग छूटा है ना। देखिए अब यहाँ पे ट ठ लगातार है, प फ लगातार है। ठीक है ना? तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, एक इसमें हो जाता है, मूर्धन्य वाले श में हो जाता है। जैसे मैं कह दिया कि देखिए विसर्ग के पहले विसर्ग हो, ठीक है ना, ठीक है ना, विसर्ग हो, विसर्ग के पहले ये चीज आया हो तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। देखिए इसके बाद कोई वर्ड हो, ठीक है ना, क्या हो? इसके बाद कोई भी वर्ड हो तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? मूर्धन्य वाले स में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना? यहां पे हम लिख सकते हैं कोई भी, ठीक है ना, कोई भी वर्ड हो, कोई भी वर्ड हो तो उसमें किसमें चेंज हो जाएगा? मूर्धन्य वाले स में परिवर्तित हो जाएगा, यानी विसर्ग के पहले ए आना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दे दिया, निधान ठूद, निधान ठूद, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे अब ये देखो आपका छोटी ई आ गया है ना, इसके बाद कोई भी वर्ड आ जाए, लिखा भी है कोई भी वर्ड आ जाए तो वो किसमें बदल जाता है? उसमें आधा स जुड़ जाएगा तो हमारा हो जाएगा निष्ठुर। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? निष्ठुर हो जाएगा। समझ गए बात को? इसमें कोई समझ दिक्कत तो नहीं होगी। एक और एग्जांपल मैं दिया, निधन फल, ठीक है ना, निह धन क्या आना चाहिए? फल। अब देखो कोई भी आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निष्फल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निष्फल हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये चीज समझ आ गई ना, आधा श में परिवर्तित हो रहा है विसर्ग। देखो सब समझ में आ गया होगा आपको। देखिए यहाँ पे नी था तो ठीक है ना, यहाँ पे ठ था, ठ इसमें आपका है, फ है, तो फ इसमें से कोई भी वर्ड मिल जाए विसर्ग के बाद तो आप समझ लीजिएगा कौन सा आ जाएगा? आधा मूर्धन्य वाला स आ जाएगा। ठीक है ना? और अगला पॉइंट हमारा है छोटा स में परिवर्तन। ठीक है ना? पांचवा पॉइंट हमारा जो है किसमें? छोटा स में परिवर्तन। तो छोटा विसर्ग का छोटा में ना तीनों स में बता दिया ना, बड़ा सा बता दिया, मूर्धन्य सा बता दिया और इसके बाद आप छोटा सा में परिवर्तन। ये देखिए कैसे होता है, तो इसका मतलब समझ जाइएगा आप लोग। देखिए छोटा सा परिवर्तन के लिए बहुत छोटा एग्जांपल है इसका, विसर्ग प्लस त हो चाहे थ हो, वो किस में परिवर्तित हो जाता है भाई? आधा स में परिवर्तित हो जाता है। समझ रहे हैं ना? विसर्ग के बाद क्या आया हो? त आया हो चाहे थ आया हो, हमेशा क्या बदल जाएगा? विसर्ग में बदल जाएगा। जैसे मैं कह दिया नमः धन ते, नमः धन ते,
तो यहाँ पे क्या लिखते हैं आप लोग, नमस्ते, नमस्कार है, आप लोग भी नमस्कार मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो नमः, नमस्ते, ठीक है ना, नमस्ते हो जाएगा, आधा सा जुड़ गया कि नहीं, हो जुड़ गया। तो इस प्रकार से होता है कि देखिए यहाँ पे त है, चाहे थ आ जाएगा तो थ के लिए भी आधा सा हो जाएगा, त रहेगा तो भी आध के लिए स हो जाएगा। विसर्ग के बाद त थ आ जाए तो आधा स में परिवर्तित हो जाता है। और इसके बाद लास्ट आपका नियम है, वो है छठवां नियम, विसर्ग में परिवर्तन न होना, यानी विसर्ग का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कुछ अपवाद स्वरूप है जिसमें विसर्ग परिवर्तन होता नहीं है, उसी तरह सेम टू सेम होता है। ये चीज समझ गए होंगे आप लोग, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। इसके बाद आप अगला देख लीजिएगा, हमारा जो अगला पॉइंट है छठवां नियम है, विसर्ग का परिवर्तन न होना, ठीक है ना। विसर्ग का परिवर्तन न होना मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं अपवाद। अब तक तो मैं विसर्ग को परिवर्तित करते आया, लेकिन अब हो सकता है कि ना हो, तो इसमें ध्यान देने योग्य बात है। जैसे यदि विसर्ग के पूर्व ना, विसर्ग के पूर्व, विसर्ग के पूर्व क्या आया हो, अ आया हो, ठीक है ना, क्या आया हो, अ, और उसके बाद क्या आया, क और प जब आया होगा तो उसमें विसर्ग ही आएगा। क्या आएगा, विसर्ग ही आएगा, अर्थात हम कह सकते हैं परिवर्तन नहीं है, ठीक है ना, परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना, समझ गए बात को ना। यानी कोई विसर्ग है, उसके पूर्व अ आया हो और उसके बाद क और प आ जाएगा तो विसर्ग परिवर्तित नहीं होगा। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं आप लोगों को, प्रातः काल, ठीक है ना, क्या है भाई, प्रातः धन काल, इसको समझ गए होंगे आप लोग बात को। आप लोग बुक से भी बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं। नियम पर आपको समझना चाहिए, नियम जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हर किताबों में लंबे लंबे नियम लिखे गए, विस्तृत लिखे गए हैं, आप भूल जाएंगे। लेकिन इसको आपको नोट कर लेंगे तो आपको बहुत आसान होगा, और आप किताब से उठाकर मैच करा लीजिएगा, आपको 4 5 6 मैच आपको एग्जाम्पल मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे प्रातः काल लिखा हूं मैं, देखिए त है, त पे अ होता है कि नहीं होता, अगर मैं हलंत कर दिया तो अ तो नहीं रहेगा, जैसे व्यंजन संधि के नियम के वर्डिंग, लेकिन यहाँ पे हलन तो नहीं है, तो प्रातः, तो विसर्ग पहले अ आ रहा है ना, तो अ के बाद अगर क और प आ जाए तो देखिए यहाँ पे क आया है कि नहीं आया है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात हम लिख देंगे प्रातः काल। समझ गए ना, क्या मैं इसमें विसर्ग में कोई परिवर्तन किया हूं, विसर्ग ही लिखा हूं ना, या विसर्ग ही आएगा तो विसर्ग लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज समझ गए होंगे। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, जैसे अभी मैं बताया ना, हिंदी में बहुत सारे अपवाद मिलेंगे आपको, तो एक अपवाद है जिसका अपवाद है नमःधन कार, ये अपवाद है, ध्यान दीजिएगा, क्या है, नमःधन कार। ये नहीं कह सकते कि सर ये क्यों नहीं हो सकता, यहां देखिए अ है, का क्या है, क भी है, लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात ये जो है कि अपवाद है, तो इसका होता है नमस्कार होता है, ठीक है ना, नमस्कार क्या होता है, नमस्कार होता है, ठीक है ना। नमस्ते तो आ गया था, लेकिन ये नमस्कार है, ठीक है ना, तो ये नमस्कार है, इसका होता है नमस्कार। एक और अपवाद है पूरा धन कार, ध्यान दीजिएगा, पूरा धन कार, ये भी पुरस्कार, ये दोनों क्या है, अपवाद है, छठवें नियम के पालन नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों का विसर्ग संधि भी आज इतना ही समाप्त हुआ, और अब हम लोग अगले क्लास में जो है कि समास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मुझे आई होप आप लोगों को, मुझे विश्वास है कि समझ गए होंगे, और जिन लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो इसको एक बार जरूर वीडियो देख लीजिएगा। और भाई आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक हमारे दोस्तों ने शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर रहे हैं ना, तो कंजूसी मत करिए, ठीक है ना, थोड़ा दबा दीजिए सब्सक्राइबर की रेड वाली बटन, और उसके बगल में एक आएगा घंटी बजाते हुए बेल आइकन, उसको दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है ना। तो आज के क्लास में इतना ही। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बने रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।